नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। सिकंदराबाद में विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से बना एक मकान भी सील किया गया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सिकंदराबाद में अवैध तरीके से बना एक मकान भी सील किया गया है। विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से बना एक मकान भी सील किया गया है। बुलंदशहर में लेखपाल ने बुलडोजर से एक महिला का घर गिरवा दिया। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के आरोप में कार्रवाई की गई है। आरोप के मुताबिक तहसील प्रशासन की अनुमति लिए बगैर लेखपाल ने गरीब दंपत्ति के आशियाने पर बुलडोजर चलवाया। सियाना तहसील क्षेत्र की यह घटना है। सुल्तानपुर मुख्तार के करीबी पर एक्शन हुआ है। फिरोज अहमद की 7.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। फिरोज अहमद पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज हैं। नौगांव में अवैध संपत्तियों की कुर्की की गई है। तो फिरोज अहमद पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज हैं। नौगांव में अवैध संपत्तियों की कुर्की की गई। मुख्तार के करीबी पर एक्शन लिया गया है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है। उस संपत्तियों के कुर्की की कार्यवाही जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में आज चल रही है। इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया था। 14(1) के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 40 लाख से अधिक की संपत्ति इनकी है, अचल और चल संपत्ति, जो कि कुल 9 गाँव में है इनकी। और उन सभी संपत्तियों को आज कुर्क करके उस पर वो लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि इनको कुर्क किया गया है। अराजक रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, उसकी कुर्की मुख्य क्षेत्राधिकारी और एसडीएम सदर महोदय के निर्देशन में मैं पुलिस फोर्स के की जा रही है। सर आगे क्या इसके बाद और भी कार्रवाई होगी कोई? उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। और ये संपत्ति अगर ये पूरी आ जाती है कि वही है तो ये राज्य सरकार के पक्ष में। मथुरा से खबर है, लव जिहाद का मामला फिर सामने आया है। आरोप के मुताबिक साजिद हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण कर रहा था। आरोपी के बड़े भाई साबिर ने मथुरा शहर कोतवाली पुलिस और हिंदुवादी संगठनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर इस पर ऐतराज जताया। साबिर की पत्नी नजराना ने आरोपी साजिद के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी साजिद और हिंदू महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जिस मुस्लिम पक्ष के घर में इस महिला को रखा गया था, वही पक्ष हमारे पास हमें ये सूचित किया था कि भैया हमारे यहाँ पर एक हमारा देवर है। उनकी भाभी के द्वारा हमें सूचना दी गई कि हमारा एक देवर है जो हमारे घर में एक हिंदू धर्म की महिला को अवैध रूप से लेके आ गया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का सता रहा था कि कहीं ना कहीं शहर की फिजा खराब ना हो, या कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा दिखाया जाता है वो खराब ना हो। और स्वयं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की डर महसूस हो रहा था कि कहीं इनकी वजह से हम परेशानी में ना आ जाए। तो जब इसकी सूचना लगी तो तुरंत ही फिर देरी ना करते हुए हमारे द्वारा कोतवाली एसएचओ साहब रवि त्यागी जी को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जब उन्होंने हमारे साथ क्राइम इंस्पेक्टर चौहान जी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की गई है घर के अंदर में। अंबेडकर नगर में जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर इंस्पेक्टर ने 25,000 की घूस ली है। घूस लेते इंस्पेक्टर सीसीटीवी में कैद हो गए। घूस लेने वाले इंस्पेक्टर क्राइम सैफुल्लाह हंसवर थाने में तैनात हैं। दुकानदार की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कब्जा हटवाने के लिए इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए मांगे। पीड़ित ने दुकान पर बुलाकर इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए दिए, जो दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। ने 2 बदमाश घायल हुए हैं। कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मर्दा थाना क्षेत्र के मर्दा कस्बे में यह मुठभेड़ हुई है। 3 शातिर सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। तो पुलिस की शातिरों से यहां पर मुठभेड़ हुई है। हाथरस में बैंक के बाहर से बाइक चोरी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। वीडियो में दिख रहा है कि ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट में एक शख्स आता है और इधर उधर देखने के बाद बाइक पर बैठ जाता है और फोन पर बात करने लगता है।
चारों ओर देखने के बाद वो बाइक में चाबी लगाता है और फिर बाइक लेकर फरार हो जाता है। घटना अलीगढ़ रोड पर मौजूद इंडियन बैंक की मेन ब्रांच के बाहर की है, जहां से बैंक कर्मचारी की बाइक चोर लेकर फरार हो गया। आजमगढ़ ले जा रहे थे गांजा। आजमगढ़ में भांग के ठेकों पर सप्लाई होनी थी। एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। कंटेनर और एक ट्रक भी बरामद किया गया है। तो भांग के ठेकों पर सप्लाई होनी थी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। आगरा में जुए को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। मामला मलपुरा थाना इलाके का है। जुए के पैसों को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर कहासुनी होने लगी। तभी एक पक्ष ने फायरिंग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। भाई पुष्पेंद्र और प्रवीण, इनका कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था। उस क्रम में ही ये घटना हुई थी। इस क्रम में जब पुलिस पहुंची थी वहां पे जांच की गई है, तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये संभवतः जुए का भी मैटर हो सकता है और उसके पैसे को लेकर के ही विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो प्रवीण है, शिवम, विनय, बौना, संजू और ऋषि, इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। टीमें लगा दी गई इनकी गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर पुलिस ने हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया है और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक बदमाश फरार है। बदमाशों के पास से कार, बाइक, तमंचा और कैश बरामद किया गया है। बता दें कि नेशनल हाईवे 2 डाक बंगले के पास 7 अगस्त को कार सवार बदमाशों ने एक शख्स को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया और तमंचे के बल पर लूट की। पीड़ित के मोबाइल से बदमाशों ने अपने खाते में ऑनलाइन 48,500 रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र, रोहित और रंजीत के पास से लूटे गए 9,790 रुपए कैश, कार, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। फोन पे के माध्यम से 48,500 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना आंग में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज आंग पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एमएच कार, 1 अपाचे मोबाइल, 1 अदद तमंचा, 1 चाकू व लूटे गए रुपए में से लगभग 9,500 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्नाव में सदर कोतवाली के पास युवक की मौत हो गई। पिराई करते समय उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कोतवाली देहात इलाके की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में चाय को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी धर्मवीर का पत्नी सुंदरी से चाय बनाने को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि धर्मवीर ने अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार किया और मौत के घाट उतार दिया। बच्चों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये गांव में चाय बना रही थी। चाय बनाती रही को पीछे से वार करा तलवार से। किसने करा है? इसका आदमी है। क्या नाम है आदमी का? बताओ। धर्मवीर है। धर्मवीर। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? ये तो पता ये कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये क्या पता लगे? फिलहाल वो जो शख्स हैं जो उनके पति हैं वो कहाँ हैं? ये थाने में है। आगे बढ़ते हैं। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में बसाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने दिल्ली के निजामुद्दीन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह के मोहम्मद अब्दुल अव्वल को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लखनऊ से लगातार क्राइम की खबरों को सबसे पहले अपडेट देते हैं। सबसे पहले ब्रेक करते हैं। ऋषभ, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, यूपी एटीएस ने बीते दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों
ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत के अवैध दस्तावेज बनवाए थे, यहाँ का नागरिक बनाने की कोशिश की थी। उसी गिरोह से जुड़ा हुआ एक और व्यक्ति है अब्दुल अव्वल, जिसको गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने नई दिल्ली के निजामुद्दीन से। इसके बारे में बताया जा रहा है कि नई दिल्ली के श्रम विहार इलाके में ये फिनो बैंक की मर्चेंट आईडी पर बैंक खाते खोलने, मनी ट्रांसफर करने का काम करता है। एक गफ्फार करके नाम सामने आया है जो एनजीओ चलाता है, उसकी एनजीओ के जरिए ही ये अवैध घुसपैठियों के जो बैंक खाते खोले थे अव्वल ने, उस पर विदेशों से रकम आती थी और उसी रकम को ड्रा कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर है जहां पर शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की याचिका जिला कोर्ट से खारिज हो गई है। 65 के तहत संशोधन की मांग की गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि की मूर्ति दबे होने का मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई, मस्जिद कमेटी की याचिका यहां पर खारिज की गई है। जिला कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। 65 के तहत संशोधन की मांग की गई थी। शाही जामा मस्जिद मामले में यहां पर सुनवाई। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज की है। साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। इसके साथ ही वकील विजय शंकर ने आपको बताएं कि दावा किया है कि हाईकोर्ट ने वजू खाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ऐसे में वजू खाने का भी सर्वे हो सकता है। बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सर्वे को लेकर वकील विजय शंकर का दावा है कि वजू खाने का भी सर्वे होगा। 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। देखिए ऐसा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने आज के फैसले के पैरा नंबर 190, इसको आप देख लीजिएगा, पैरा नंबर 190 में ही कहा है कि एज द साइंटिफिक सर्वे इज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय द एएसआई। तो उसमें जो कंट्रोवर्सी है उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, मेरे सामने इस समय ऑर्डर है कि इट इज हियर बाय डायरेक्टेड दैट द एएसआई शैल सबमिट द सेम रिपोर्ट इन सूट नंबर 610-91 एंड दिल्ली एनसीआर में बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जिनके भी मकान नोएडा और गाजियाबाद में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही अपना घर मिल जाएगा, जिसमें 2,40,000 बायर्स शामिल हैं। इससे घर मिलने वाला है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही कोविड के 0 पीरियड का लाभ भी मिलेगा। बायर्स को 0 पीरियड का ब्याज नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक 0 पीरियड है। साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान। विपक्ष देश को उखाड़ने की सोच रखता है, हम देश को बनाने की बात करते हैं। 2024 के बाद खाली सीटें भी बीजेपी सांसदों से भरी जाएंगी। लोगों को विपक्ष के कारनामे से जागरूक करें। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है।
2024 में भी विपक्ष सत्ता से बाहर रहेगा। संसद की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। सुरक्षा चूक सोचने का विषय। तो विपक्ष देश को उखाड़ने की सोच रखता है, ये बात प्रधानमंत्री ने यहां पर कही है। इस वर्ष का अंतिम बैठक में, संसदीय दल का अंतिम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही उल्लेख किया, इस वर्ष का ये अंतिम 2023 का ये संसदीय दल का अंतिम सभा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मीटिंग को भी जब भी वो दिल्ली में है उन्होंने मिस नहीं किया है। लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए हैं। सीआरपीसी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में होने वाले सांसद मेल खेल महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ अगले 10 दिनों तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका समापन होगा और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। मनोज भैया इसे इधर घूम जाइए। आदरणीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 10:30 बजे उसका उद्घाटन होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ उन उद्देश्यों में पूर्णतः सफल है। हमारे बस्ती के खिलाड़ी, हमारे बस्ती के विद्यार्थी, हमारे बस्ती के कलाकार आज पूरे उत्साह के साथ अपना भविष्य बनाने और भविष्य खोजने के दृष्टि से आज खेलों में भाग ले रहे हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज चौथी बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। तो वहीं बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि 28 दलों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और 28 दलों के द्वारा पूरे देश में 8-10 मीटिंग करने का फैसला किया गया है। पीएम चेहरा जीत के बाद फाइनल किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर नेता अन्य दलों से बातचीत करेंगे, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बात करेंगे। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इंडी गठबंधन की बैठक पर अनुराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन पीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रहे। ये आपसी मतभेद नहीं मिटा रहे। इनके सभी नेता खुद को पीएम बनाने वाले हैं। चाहते हैं लेकिन अपना पीएम चेहरा नहीं बताना चाहते हैं। तो अब तो उन्हीं के दल के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि पहले पीएम फेस का चेहरा बताएं कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। जब नेतृत्वकर्ता छोड़ दीजिए, अभी तो सहमति नहीं बन पा रही, आपसी मतभेद नहीं मिटा पा रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन कैसे बन पाएगा। अब तो उन्हीं के दल में, उन्हीं के गठबंधन में वो एक शगुफा निकलने लगा है कि पहले हम बड़े बन जाएं, तुम छोटे मत बनो, हम बड़े तुम छोटे बड़े, ऐसे में ये कहानी चल रहा है।
को ईस्ट से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी के साथ चल रहा है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे संभल के तातारपुर से जिले में प्रवेश करेगा। संभल और चंदौसी तहसील के 31 गांव से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो अच्छी चीज है कि अब प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक्सप्रेसवे के अलोंग औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा और इनके निर्माण के लिए भी भूमि का चिन्हांकन और उसके अधिग्रहण की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इससे यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर जो औद्योगिक गलियारे बनेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, औद्योगिकरण होगा, क्षेत्र का विकास होगा और लोगों की जो यहाँ पर उनको रोजगार भी मिलेगा, उससे उनके आय भी बढ़ेगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।